अमेरिकी अटैक के बाद ईरान का इजराइल पर हमला हुआ है। इजराइल पर खैबर शैकिन बैलिस्टिक मिसाइल दागी गई है। ईरान हमले के बाद इजराइल का पलटवार भी सामने आया। पश्चिमी ईरान के कई शहरों पर मिसाइलें दागी गई है। आपको बता दें कि आज अमेरिका ने ईरान में 3 परमाणु ठिकानों पर हमला किया। ये ठिकाने फोर्डो, नतांज और इस्फहान है। हमला भारतीय समयानुसार आज रविवार सुबह 4:30 बजे हुआ है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसकी जानकारी दी है। वहीं अमेरिकी अटैक के बाद ईरान ने इजराइल पर हमला किया और पहली बार खैबर शैकिन बैलिस्टिक मिसाइल दागी गई है, जिसका अब इजराइल पलटवार कर रहा है। बड़ी खबर लगातार आप तक पहुंचा रहे 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं। रात के अंधेरे में किस तरीके से कहर बरसा हुआ है और दूसरी तस्वीर की रडार को चकमा दे गया है B2। तो अमेरिकी अटैक के बाद ईरान का इजराइल पर यह हमला, बड़ी खबर आपको बता रही है। यहां पर ईरानी हमले के बाद इजराइल का भी पलटवार सामने आया है। पश्चिमी ईरान के कई शहरों पर मिसाइलें दागी गई हैं। आपको बता दें कि आज अमेरिका ने ईरान में 3 परमाणु ठिकानों पर हमला किया। ये ठिकाने फोर्डो, नतांज और इस्फहान है। हमला अगर बात करें भारतीय समयानुसार सुबह 4:30 बजे हुआ है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसकी जानकारी दी। उसके बाद उन्होंने देश को संबोधित भी किया है। वहीं अमेरिकी अटैक के बाद ईरान ने इजराइल पर हमला किया है। जी हां, जब अमेरिका ने ईरान पर हमला किया उसके बाद ईरान ने इजराइल पर जवाबी कार्रवाई की, इजराइल पर हमला किया और पहली बार खैबर शैकिन बैलिस्टिक मिसाइल जो है वो ईरान की तरफ से दागी गई, जिसका अब इजराइल भी पलटवार कर रहा है। 2 तस्वीरें, बेहद महत्वपूर्ण तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। रात के अंधेरे में कहर यहां पर बरसा। आप तस्वीरें देखिए किस तरीके से जो है अटैक वो किया जा रहा है। रडार को B2 किस तरीके से चकमा दिया गया। 3 परमाणु ठिकाने हैं जो ध्वस्त किए गए हैं। 3 परमाणु ठिकाने ध्वस्त किए गए। बेहद महत्वपूर्ण तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो लगातार अमेरिका ने ईरान पर एटमी ठिकानों पर बमबारी की है। अमेरिका ने ईरान में 3 परमाणु ठिकानों पर हमला किया। ये ठिकाने फोर्डो, नतांज और इस्फहान है। हमला सुबह भारतीय समयानुसार 4:30 बजे हुआ है। देखिए तस्वीर, किस तरीके से हमला जो है अमेरिका की तरफ। तो चलिए इसी खबर पर और अधिक अपडेट लेते हैं। हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ शिवदान सिंह जी जुड़ चुके हैं। शिवदान जी, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका सुदर्शन न्यूज में। शिवदान जी, जिस तरीके से अमेरिका ने पहले ईरान पर अटैक किया है, उसके बाद ईरान ने इजराइल पर अटैक किया, लेकिन अमेरिका की तरफ से जो अटैक ईरान पर किया गया, क्या लग रहा है ये एक सोची समझी जो है रणनीति के तहत किया गया या फिर जल्दबाजी में लिया गया कोई फैसला अमेरिका का माना जाए? किस तरीके से आप देखते हैं? एक हफ्ते पहले ही अमेरिका के राष्ट्रपति ने वार्न कर दिया था कि अगले हफ्ते क्या होगा किसी को पता नहीं है, कोई बड़ा कुछ होने वाला है। तो अमेरिका ने इसको प्री प्लान करके उसके जो न्यूक्लियर सिस्टम्स थे उनकी लोकेशन अच्छी तरह पता करके उन पर हमले किए हैं। और ये हमले इतने सटीक हैं कि उन्होंने इनके ईरान के जो न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस हैं उनको पूरी तरह तबाह करने की कोशिश की है, जिनकी बाद में रिपोर्ट मिलेगी कि कितनी तबाही वहां हुई है। मगर अमेरिका के B2 बॉम्बर्स की कैपेबिलिटी बहुत ज्यादा है। उन्होंने उनके जो न्यूक्लियर डिवाइसेस हैं उनको पूरी तरह नष्ट करने की कोशिश की है। और जो इनका रडार सिस्टम फेल हुआ ईरान का, ईरान जितने भी रडार सिस्टम्स हैं, जितने भी इस तरह के सिस्टम्स हैं, उनमें इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम जो होता है उसके ऊपर जो विजय प्राप्त कर सकता है वो उनको सिस्टम को फेल कर सकता है। जिसका भी सुपीरियर डिवाइस होगा वही सिस्टम को विजय प्राप्त करता है। अमेरिका का जो सिस्टम है इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, वो ईरान के रडार सिस्टम के इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम से बेटर है। इसी कारण ईरान के रडार सिस्टम फेल हो गए और उनको फेल करते हुए अमेरिका के बॉम्बर्स ने इन न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस पर हमले किए और इनको बर्बाद किया है। क्या मानते हैं शिवदान जी, क्या ये जो संकेत मिल रही है, ये जो संघर्ष किया जा रहा है, कहीं तीसरे विश्व युद्ध का संदेह तो नहीं? कैसे देखते हैं आप? देखिए ऐसा है, आपने देखा है यूक्रेन रूस युद्ध में भी यही सोचा जा रहा था कि शायद तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो जाएगा। गाजा में जब हमास और हिजबुल्लाह ने हमला किया उसमें भी टेंशन काफी बढ़ा हुआ था। मगर आजकल जो युद्ध का स्वरूप बदला है, इसके कारण कोई भी तीसरा युद्ध की स्थिति नहीं होगी, क्योंकि आजकल जो स्वरूप है युद्ध का वो दुश्मन देशों के आंतरिक हिस्सों में अटैक करने का है।
आजकल सीमाओं पर युद्ध नहीं हो रहा है, देशों की सेनाएं जाकर के युद्ध नहीं कर रही हैं, वहां पर उनके देशों के आंतरिक हिस्सों में युद्ध किया जा रहा है, वो भी मिसाइलों से, ड्रोन से और हवाई हमलों से। तो इसलिए मैं इसकी स्थिति नहीं देख रहा हूं, मगर तनाव काफी बढ़ जाएगा। विश्व जो है, जिस प्रकार द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में पूरा विश्व दो हिस्सों बट गया था, इस वक्त भी यही होने वाली है। एक खेमे में अमेरिका इजराइल होंगे और एक खेमे में ईरान, रूस और चीन होंगे और उसके समर्थित देश होंगे। तो क्या ये जो स्थिति बन रही है शिवदान जी, ऐसी स्थिति में भारत को अपनी सुरक्षा की तैयारियां करनी चाहिए? भारत को कोई खतरा तो नहीं हो सकता इसको लेकर अपडेट? देखिए, ऐसा है, भारत को इस युद्ध से सीधा कोई हमला कोई खतरा नहीं है, मगर फिर भी भारत को चौकन्ना रहना पड़ेगा, क्योंकि उसका दुश्मन देश पाकिस्तान उसके पड़ोस में है और पाकिस्तान कब क्या कर गुजरे इसका कोई पता नहीं है। क्योंकि पाकिस्तान के राष्ट्रपति जो है वो अमेरिका में जाकर के वहां के राष्ट्रपति से मिलकर आए हैं, क्या प्लानिंग की है इन्होंने। हालांकि उनकी प्लानिंग यही थी कि किस प्रकार ईरान में सत्ता परिवर्तन कराया जाए, मगर इससे जो जिस प्रकार पाकिस्तान का ये सेना अध्यक्ष वहां जाके मिला है वहां के राष्ट्रपति से, तो वो अपने को महसूस कर रहा है कि उसके ऊपर अमेरिका का हाथ है और इसका दुरुपयोग करके पाकिस्तान कभी भी कोई भी उस तरह की हरकत कर सकता है। इसलिए हमें पूरी तरह चौकन्ना रहना पड़ेगा और हमें अपनी सुरक्षा में किसी प्रकार की चूक नहीं करनी चाहिए। लेकिन ईरान जो जवाबी कार्रवाई में इजराइल को निशाना बना रहा है, ऐसे में क्या सैन्य संदेश जो है वो ईरान की तरफ से पहुंचाया जा रहा है? क्या लगता है आपको? देखिए, ऐसा है, ईरान की तरफ से यही सैन्य संदेश है कि अमेरिका की जो मेन लैंड है उस पर तो हमला ईरान कर नहीं सकता, क्योंकि वो बहुत दूर है और पूरी तरह प्रोटेक्टेड है। तो इसलिए ईरान अपने जो जवाब है उसको इजराइल पर हमला करके अमेरिका को दे रहा है कि देखो, यदि तुमने मेरे ऊपर हमला किया तो मैं इजराइल पर इसी प्रकार का हमला करूंगा। और उसने अपनी सबसे बेस्ट मिसाइल जो खैबर मिसाइल है उसका प्रयोग किया है, जिसने इजराइल के ड्रोन और जो उसका जो आयरन ड्रोन है उसको फेल करते हुए उसके इंस्टॉलेशन पर डैमेज किया। क्या लगता है सर, अगर ईरान वापस अटैक करता है जिस तरीके से अमेरिका ने ईरान पर अटैक किया, तो क्या पूरी दुनिया युद्ध के किनारे खड़ी हुई नजर आएगी अगर ये अटैक हो जाता है? पूरी दुनिया के ऊपर इस युद्ध का प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि ईरान और जिसके ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज पे चारों तरफ हैं, उनको वो सब के सब तनाव में हैं। अभी ईरान जो अमेरिका के सैनिक ठिकाने हैं, जो सैनिक ठिकाने उसके आपको पता होगा कि ईरान के सैनिक ठिकाने कतर में हैं, यूएई में हैं, जॉर्डन में हैं, सीरिया में हैं। इस प्रकार से अमेरिका के 19 देशों में सैनिक ठिकाने हैं। और यदि ईरान जिस प्रकार उसने इजराइल पर हमला किया है उसी प्रकार से अमेरिका के सैनिक ठिकानों पर हमला करेगा, तो पूरे मिडिल ईस्ट में इस तरह से तनाव फैलेगा। और मिडिल ईस्ट जो है, ऑयल जो पूरे विश्व में जो तेल सप्लाई होता है वो मिडिल ईस्ट से होता है, और इस प्रकार से तेल सप्लाई पर असर पड़ेगा और ये तेल जो है महंगा भी होगा और इससे पूरी दुनिया में महंगाई भी बढ़ेगी। क्या इस घटनाक्रम में भारत की सुरक्षा को लेकर भी कहीं ना कहीं खतरा हो सकता है क्या सर? भारत की सुरक्षा को सीधा खतरा नहीं है। जैसा मैंने पहले बताया है, पाकिस्तान जिस प्रकार अपनी नजदीकियां अमेरिका के साथ बढ़ा के आया है, वहां के सेनाध्यक्ष जो मिलकर आया है, मुनीर जो उनसे मिलकर आया अमेरिका से, राष्ट्रपति के साथ लंच करके आया है, उसके साथ उसका हो सकता है वो दुरुपयोग करना चाहे, उसके साथ ये सोचे कि अमेरिका का हाथ हमारे ऊपर है और अमेरिका जो है हर स्थिति में बेल आउट करा लेता है, तो हो सकता है कि वो इसका दुरुपयोग करे और भारत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे। इसलिए भारत को अपनी सुरक्षा में पूरा चौकन्ना रहना पड़ेगा। इजराइल की जो रक्षा प्रणाली है आयरन डोम, ये कितना प्रभावशाली रहा है, क्या कहेंगे? देखिए, शुरू के जितने भी अटैक थे ईरान के, सबको नाकाम किया है ईरान की आयरन डोम ने। हमास के हमलों को पूरी तरह नाकाम किया है और हिजबुल्लाह के हमलों को भी नाकाम किया है। उसकी आयरन ड्रोन प्रणाली बहुत स्ट्रॉन्ग है। इजराइल की जो तकनीक है वो काफी उच्च कोटि की है और इजराइल पूरी तरह से अपने आप को इस तरह सुरक्षित पा रहा है और इसी के कारण ही इजराइल खुले रूप से ईरान को जवाब दे रहा है और उस पर हमले कर रहा है। सर, ये जो हमला हो रहा है, ये जो तस्वीरें सामने आ रही है, अमेरिका ने जिस तरीके से ईरान पर अटैक किया है, इससे क्या लगता है, क्या वैश्विक राजनीति पर कोई असर पड़ेगा? मैंने जैसे आपको बताया, पूरा विश्व दो हिस्सों में बंटने वाला है। जिस प्रकार से दूसरे विश्व युद्ध के बाद हुआ था,
उसी प्रकार से अब दो हिस्सों में बंटने वाला है। एक हिस्से में अमेरिका होगा और दूसरे हिस्से में चीन, रूस और ईरान होंगे और उनके साथी देश होंगे। और जिस प्रकार से पहले जो नॉन अलाइंड कंट्रीज थे वो अलग से एक तीसरा गुट होगा। बाकी इस प्रकार से पूरा विश्व जो है दोबारा से यही सिस्टम दोबारा शुरू होने वाले हैं जो पहले दूसरे विश्व युद्ध के बाद शुरू हुए और उसको कोल्ड वार स्थिति बोलेंगे। इस प्रकार कोल्ड वार चल रही थी दूसरे विश्व युद्ध के बाद में, वो कोल्ड वार दोबारा शुरू होने वाली है। अगर कोल्ड वॉर शुरू हो जाता है जिस तरीके से आप कह रहे हैं, लेकिन जो भारत के जो नागरिक है जो पश्चिम एशिया में बसे हुए हैं, क्या उनकी सुरक्षा को भी खतरा है? देखिए उन देशों में हर नागरिक की सुरक्षा खतरा है। इसलिए आपने देखा होगा भारत ने ऑपरेशन सिंधु चलाया है और उससे जो ईरान में फंसे हुए नागरिक हैं उनको निकालने की कोशिश की जा रही है और जो प्रभावित देश हैं उनसे भी नागरिकों को निकालने की कोशिश की जा रही है। इससे मैं यही कहूंगा कि जो उसके चारों तरफ देश है, जैसे कतर है, यूएई है, जॉर्डन है, सीरिया है, जहां पर अमेरिका के बेस हैं, वहां से भी नागरिकों को निकालने की कोशिश की जानी चाहिए, क्योंकि इन स्थानों पर भी यदि ज्यादा खराब हुई तो हो सकता है ईरान का हमला इन देशों पर भी हो। अर्थव्यवस्था पर भी सर इसका क्या असर पड़ेगा? अर्थव्यवस्था पर यही असर पड़ेगा कि जब तेल महंगा होगा तो तेल जो है पावर जो पूरी हर चीज के पीछे तेल का कीमत असर करती है और यदि तेल की कीमत बढ़ेगी तो अर्थव्यवस्था में तेजी आएगी और आम नागरिक को परेशानी होगी। भारत को क्या इस संघर्ष के बीच अपनी रक्षा व्यवस्थाओं में कोई बदलाव करना चाहिए, कोई तैयारी करनी चाहिए? ऐसा है जैसा कि आज के सिस्टम में रडार जो भी सिस्टम है, जो एयर डिफेंस सिस्टम है, उसको स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, क्योंकि जैसा कि आजकल युद्ध का स्वरूप बदल गया है, आजकल के युद्ध के स्वरूप में एक दूसरे पर ड्रोन और मिसाइलों से हमले किए जाते हैं। आपने देखा होगा ऑपरेशन सिंदूर के अंदर भी भारत ने ड्रोन और मिसाइलों से हमले किए थे, जिसके जवाब में पाकिस्तान ने हमले किए जो कि हमने नाकाम किए और हमने किसी भी हमले को हमारे यहाँ डैमेज करते नहीं देखा। सर, जिस तरीके से वॉर की तस्वीरें सामने आ रही हैं, कुछ लोगों का कहना है कि तीसरे विश्व युद्ध जो है वो हो सकता है, लेकिन ऐसे में जो अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां हैं वो इसको रोकने का क्या कोई प्रयास कर रही हैं? क्या लगता है आपको? देखिए, मैं संयुक्त राष्ट्र संघ को तो बिल्कुल फेल मान रहा हूं कि वो किसी स्थिति में आजकल सफल नहीं हो पा रही है। ना उसने यूक्रेन रूस युद्ध रोका है, ना उससे हमास, हिजबुल्लाह और इनका अटैक जो इजराइल पर हुआ था उसमें कुछ इंटरवेंशन किया है, और ना ही इस वक्त संयुक्त राष्ट्र संघ ने इसका कोई नोटिस लिया है और ना कोई इस प्रकार की हरकत की है जिससे कि युद्ध बंद हो सके। इसलिए एक यही सबसे बड़ी एजेंसी है जिसमें जिसका कि जो बेसिक काम यही है कि तनाव को कम किया जाए और युद्ध को रोका जाए। तो वो ही नहीं कर रही तो और कौन क्या करे? बाकी जो कि एजेंसीज हैं वो सब या तो कॉमर्स या तो बिजनेस ओरिएंटेड है या और उनका किसी का रोल इस तरह का नहीं है तो दो देशों के बीच में युद्ध रोके। और जिस तरीके से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का एक स्टेटमेंट सामने आता है कि अगर ईरान की तरफ से जो हमले हैं इजराइल पर, जो ईरान अटैक कर रहा है, वो नहीं रोके गए तो इसकी जवाबी कार्रवाई अमेरिका देगा। इस स्टेटमेंट को आप किस तरीके से देखते हैं सर? यही स्टेटमेंट है कि जिस प्रकार से अमेरिका ने आज हमले किए हैं, यदि वो अपने हमलों को बंद नहीं करता ईरान, तो ईरान के राष्ट्रपति ने साफ बोला है कि यदि हमले बंद नहीं करेगा ईरान तो उस पर हमले जारी रहेंगे, और यदि ईरान हमले बंद कर देता है तो शांति स्थापित हो सकती है। सर, क्या लगता है, क्या ईरान की तरफ से ये हमले बंद किए जाएंगे? क्या संकेत अभी लग रहे हैं? ये मुस्लिम कट्टरपंथी शासन है, तब तक नहीं लगता कि हमले बंद किए जाएंगे, क्योंकि ये अपनी बर्बादी को भी के बारे में भी नहीं सोचते हैं। ये जब तक इनको टोटल बर्बाद ना किया जाए तब तक करते रहेंगे। इसलिए मैं यही है कि हो सकता है ईरान में सत्ता परिवर्तन हो जाए, इस प्रकार से अमेरिकी राष्ट्रपति ने आसिफ मुनीर को जिम्मेदारी दिया सत्ता परिवर्तन की। इसके बाद ही कुछ आशा है कि ईरान में कुछ शांति हो सकती है, और ईरान की जनता भी खुद चाहती है कि वहां पर सत्ता परिवर्तन हो। इसलिए ये सत्ता परिवर्तन ईरान में होना बहुत जरूरी है, उसी के बाद ही शांति स्थापित हो। सर, ये जो परिस्थितियां अभी बन रही हैं, पूरी दुनिया ये जो संघर्ष है वो कहीं ना कहीं देख रही है, ऐसे में भारत को क्या एक्शन लेना चाहिए? भारत को क्या बदलाव जो है, क्या अपनी सुरक्षा को लेकर, अपनी रक्षा प्रणाली को लेकर क्या बदलाव करना चाहिए? क्या एक्शन यहाँ पर भारत ले सकता है? इसको लेकर आपको क्या लगता है? देखिए, आजकल का युद्ध का परिप्रेक्ष्य है, उसके अंदर सबसे ज्यादा जो खतरा है वो
हवाई हमलों से खतरा है। इसलिए भारत को अपनी जो हवाई सुरक्षा है उसके बारे में ज्यादा ध्यान देना चाहिए। और जो हमारा रडार सिस्टम है, जो ड्रोन्स हैं, जो हमारे जो बाकी डिवाइसेस हैं, उनके जो सिस्टम्स हैं उनको भी इंप्रूव करना चाहिए, जिससे कि दुश्मन के सिस्टम को फेल करके वो वहां पर अपने ठिकानों पर जाके हमले कर सके। जिस प्रकार से हमने इस प्रकार ऑपरेशन दुदुम किया है, तो अभी ऑपरेशन दुदुम के बाद पाकिस्तान जो है अपने इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स को इंप्रूव करेगा और अपने रडार सिस्टम को इस प्रकार बनाएगा कि जो हमारी सिस्टम को फेल करने की कोशिश करे। मगर हमें चाहिए कि हम अपने एयर डिफेंस सिस्टम को, अपने इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को इस प्रकार से इंप्रूव करें कि वो पाकिस्तान के सिस्टम को फेल करते हुए अपने ठिकानों पर पहुंच करके वहां डैमेज कर। थैंक यू। बिल्कुल शुभदान जी, लेकिन ये जो संघर्ष देख रहे हैं, चलिए शुभदान जी आप हमारे साथ जुड़े हैं, तमाम समय आपने दिया, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये तस्वीरें आपने देखी कि किस तरीके से अमेरिका ने ईरान पर अटैक किया है और उसके जवाबी में ईरान ने भी इजराइल पर हमला बोला है। उसकी तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख रही हैं। तरीके से ये तस्वीरें सामने आई हैं जहां पर अमेरिका ने ईरान में 3 परमाणु ठिकानों पर हमला किया। ये ठिकाने फोर्डो, नतांज और इस्फहान हैं। हमला भारतीय समयानुसार सुबह 4:30 बजे हुआ है। ग्राफिक्स के जरिए तमाम जानकारी है। नतांज के बाद ईरान का दूसरा बड़ा यूरेनियम प्यूरिफिकेशन प्लांट जो है उन ठिकानों पर हमला किया गया। ये हमला अमेरिका के ईरान के 3 परमाणु ठिकानों पर हमला, उसकी जानकारी ईरान की एक पहाड़ी में 295 फीट यानी कि लगभग 90 मीटर गहराई में ये मौजूद है। इसकी तमाम जानकारी आप ग्राफिक्स के जरिए देख रहे हैं कि अमेरिका का ईरान के 3 परमाणु ठिकानों पर जो हमला किया गया, इसका कंट्रोल ईरानी परमाणु ऊर्जा संगठन AEOI के पास है। इसके बाद हवाई हमले से आसानी से तबाह करना इसको बेहद मुश्किल है। अगर हवाई और सिर्फ अमेरिकी GBU-57 बंकर बस्टर बम और B-2 स्टेल्थ विमान नुकसान पहुंचाने में भी ये सक्षम है। ये वो जानकारी दे रहे हैं आपको जहां पर अमेरिका का ईरान के 3 परमाणु ठिकानों पर हमला किया गया। इस साइट पर 9 परमाणु बम बनाने जितना यूरेनियम मौजूद है। नतांज की ये पूरी जानकारी दे रहे हैं एटॉमिक फैसिलिटी सेंटर, इसकी जानकारी। इस साइट पर 9 परमाणु बम बनाने की क्षमता। नतांज में एडवांस सेंट्रीफ्यूज लगे हुए हैं, इससे यूरेनियम 235 की सफाई होती है। यूरेनियम 235 की इसमें सफाई होती है। इजरायली पीएम नेतन्याहू ने इसे ईरान का सबसे बड़ा परमाणु खतरा बता चुके हैं। जो इजरायली पीएम है उन्होंने ईरान का सबसे बड़ा परमाणु खतरा इसको बताया। इस्फहान की अब ये जानकारी, यूरेनियम कन्वर्जन फैसिलिटी, यहाँ कच्चे यूरेनियम को गैस में बदला जाता है। इस्फहान, इसकी जानकारी आपको दे रहे हैं। इस्फहान में ईरान का एक बड़ा एयरबेस, यहाँ पुरानी अमेरिकी F-14 फाइटर जेट यहाँ पर मौजूद हैं। इस्फहान में हथियार बनाने वाली फैक्ट्रियां भी हैं, जहां पर हथियार बनाए जाते हैं उसकी फैक्ट्रियां इस्फहान में मौजूद है। इजराइल ने 13 जून को यहाँ एक एयरबेस पर 3 ड्रोन से हमला किया था। B-2 स्पिरिट स्टेल्थ बॉम्बर, इसकी जानकारी। आप ये तस्वीर जो देख रहे हैं, अमेरिका ने इससे ही बॉम्बिंग की है। किसी भी लक्ष्य को 24 घंटे में नष्ट करने में ये B-2 सक्षम होता है। उसी की तस्वीर आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। हवा में रिफ्यूलिंग की क्षमता इसके अंदर होती है। अमेरिका ने इसी के जरिए ईरान पर हमला किया है। कीमत $2 बिलियन यानी कि 17,000 करोड़ इसकी कीमत बताई जाती है। B-2 स्पिरिट स्टेल्थ वजन की अगर हम बात करें तो 71,000 किलोग्राम इसका वजन होता है। टेक ऑफ 1.71 लाख किलो इसका जो टेक ऑफ है। रेंज की बात करें तो 12,000 किलोमीटर इसकी रेंज होती है, जिससे अमेरिका ने अटैक किया है। उसी की तस्वीर आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। स्पीड 1010 किलोमीटर इसकी स्पीड होती है। स्पीड की अगर बात करें, इंजन F118 GE100 टर्बोफैन इंजन की अगर हम बात करें तो ये इंजन इसमें मौजूद है। क्षमता 40,000 पाउंड पेलोड इसकी क्षमता बताई जाती है।
तो ट्रंप के भाषण की अगर बड़ी बातों की बात करें तो जब देश को संबोधित किया हमले के बाद, उसके बाद ट्रंप ने क्या बातें बोली है। अमेरिका ने ईरान की 3 न्यूक्लियर फैसिलिटी फोर्डो, नतांज और इस्फहान पर सटीक और बड़ा हमला किया है। जब देश को संबोधित किया अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने, तो ये बड़ी बातें उन्होंने कही हैं कि हमले का मकसद ईरान की परमाणु क्षमता को खत्म करना और दुनिया को उनके परमाणु खतरे से बचाना था। अमेरिका के राष्ट्रपति का यह कहना है कि दुनिया को उनके परमाणु खतरे से बचाना था। ट्रंप ने कहा कि ये हमले पूरी तरह से सफल रहे हैं। जो ट्रंप की तरफ से बयान दिया गया, उन्होंने कहा है कि जो हमला अमेरिका ने ईरान पर किया है ये पूरी तरीके से सफल रहा है। ईरान की ये परमाणु सुविधाएं अब तबाह हो चुकी हैं। हमले के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने देश को संबोधित किया और कहा है कि या तो अब शांति आएगी या ईरान को और भी बड़ा नुकसान झेलना पड़ेगा। अगर ईरान नहीं रुका तो उसके बाकी ठिकाने भी मिनटों में खत्म हो जाएंगे। ये बड़ी चेतावनी यहां पर डोनाल्ड ट्रंप ने दी है कि अगर ईरान नहीं रुकता है तो उसके जो बाकी ठिकाने हैं उनको भी मिनटों में खत्म किया जाएगा। एक बड़ी चेतावनी अमेरिकी राष्ट्रपति की तरफ से। तो अब इसके बाद हम जानते हैं GBU 57 बम जो गिराया गया है उसकी कीमत $3.5 मिलियन यानी कि 29 करोड़ रुपए इस बम की कीमत बताई जाती है। 200 फीट नीचे भेदने में ये सक्षम होता है। ये जो बम बता रही है उसी की जानकारी पूरी ग्राफिक्स के जरिए है। मैसिव ऑर्डिनेंस पेनिट्रेटर, अमेरिका का गैर परमाणु बंकर बस्टर ये बम बताया जाता है। अमेरिका का गैर परमाणु बस्टर बम है। वजन इसका 13,600 किलोग्राम इसका वजन बताया जाता है और लंबाई 20.5 फीट इसकी लंबाई है। विस्फोटक की बात करते हैं तो 5,342 पाउंड विस्फोटक है। विस्फोट करने में इतना ये सक्षम। इसकी पूरी और ग्राफिक्स के जरिए अगर ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम की बात करें, यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड रिएक्टर फ्यूल और परमाणु हथियारों के लिए यूरेनियम मेटल बनाता है। तो इस्फहान न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी सेंटर की विशेष जानकारी ग्राफिक्स के जरिए अपने दर्शकों तक। वुशर न्यूक्लियर पावर प्लांट की बात करें तो ईरान का एकमात्र चालू न्यूक्लियर पावर प्लांट है ये। नतांज की बात करें तो ये 14,000 सेंट्रीफ्यूज का इस्तेमाल कर यूरेनियम को 60% तक इनरिच करता है। नतांज की ये बात आप तक पहुंचा रहे हैं। फ्यूल प्रोडक्शन की बात करें तो यूरेनियम से फ्यूल बनाया जाता है। फ्यूल प्रोडक्शन कैसे होता है? यूरेनियम से फ्यूल बनाया जाता है। रिसर्च संस्थान जो इसका है न्यूक्लियर रिसर्च होती है। ये पूरी विशेष तमाम जानकारी है न्यूक्लियर रिसर्च इस पर होती है। रिसर्च रिएक्टर क्या होते हैं, इनका इस्तेमाल रिसर्च के लिए होता है। ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम, ये विशेष जानकारी। न्यूक्लियर पावर प्लांट की बात करें तो यहां बिजली पैदा होती है। नतांज परमाणु केंद्र ईरानी न्यूक्लियर कार्यक्रम का यह हब बताया जाता है।